3-4 दिन की छुट्टी भी कर दी, अब तक तो आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए था स्पंदन। दोबारा का कैसे पढ़ाऊंगा भाई। वो वरुण है, अनन्या, वरुण है क्या क्लास में? अच्छा भैया बोल दो सारे, बोल बोल के बात करो। मैसेज ये मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये मैसेज का अलग ऑप्शन आता है, देखना पड़ता है। तो बोल बोल के बात कर लो, 3 स्टूडेंट हो तो ये मैसेज मत करना, मुझे हटाना पड़ता है, वो ऑप्शन नहीं है। मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ ना आज। वॉइस नहीं आ रही? यस सर वॉइस आ रही है बट वीडियो नहीं। हाँ वीडियो तो अभी नहीं आई, मुझे बताओ वॉइस आ रही है कि नहीं। वॉइस मैसेज करो, वॉइस वॉइस, ओपन द माइक। मैसेज मत करना भाई अब। रुको जरा 1 मिनट। कोई बात नहीं, चलो मैसेज कर देना और क्या भैया, मैसेज कर देना और क्या। माइक अगर वर्क नहीं कर रहा। पीडीएफ आ गई क्या? अपलोड हो रही है, जस्ट वेट। नो सर। बड़ी रुको 1 मिनट, अभी अपलोड हो रही है वीडियो ना। वो पीडीएफ बड़ी पीडीएफ है ना, 88 MB की है। थोड़ा टाइम लगेगा अपलोड होने में, एक मिनट लगेगा ना। बड़ी पीडीएफ है ना, आपने देखा होगा 88 MB की आईनी इक्विलिब्रियम की सबसे बड़ी पीडीएफ यही थी। जस्ट वेट। पीडीएफ क्यों नहीं आई भाई? हाँ भाई दीपांशु आ गए, गुड। रुको यार ये अपलोड नहीं हो रही, रुको 1 मिनट। हो जाएगी हो जाएगी, बड़ी पीडीएफ है ना, 88 MB की है बड़ी, थोड़ा थोड़ा टाइम ले रही है अपलोड होने में। सर अनन्या का माइक ऑन नहीं है पूरा। अच्छा 3-4 दिन की छुट्टी होगी, कोई बात नहीं। शायद वो थोड़ा फंक्शन नहीं बढ़ जाएगा तो हम कवर कर लेंगे थोड़ा। आज कल भी लूंगा मैं क्लास, कल भी ले लूंगा, कल भी कोई दिक्कत नहीं है क्लास लेने में। ठीक है जी। क्लास कल भी ले लूंगा, कल भी। वर्क नहीं कर रहा, रुको 1 मिनट, पीडीएफ आने तो फिर बता रहा हूँ। पीडीएफ अपलोड होने में कोई दिक्कत हो रही है शायद। रुको मैं 1 मिनट यहीं रुको, थोड़ा पिक खींच लो जरा। 1 मिनट क्लास में ही रहना सब। बोले तीसरा पेज उठाते हैं अब, नेक्स्ट पेज। और रिकॉर्डिंग किसी ने बताई नहीं, थोड़ा अब लगाई मैंने रिकॉर्डिंग, है ना। रिकॉर्डिंग बता दिया करो, है ना। रिकॉर्डिंग अब लगाई मैंने। देखो भाई
जैसे कि मैंने बता रहा था जितने भी वीक एसिड होंगे, वीक बेस होंगे, वो सब के सब किसके एग्जाम्पल होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट के। और जो स्ट्रॉन्ग वाले होंगे, स्ट्रॉन्ग वाले, वो किसके एग्जाम्पल होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, हाँ। तो बताओ भाई, इस दोनों पेज में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब थ्योरी चलेगी फिर। अच्छा, शो रही, चलो को अच्छा आ जाएगी फिर, शो हो रही थी। मुझे बताओ इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ भाई। अब देखो थ्योरीज पढ़ेंगे हम क्या। एसिड और बेस की 3 थ्योरीज हैं। एसिड और बेस की 3 थ्योरी है। ठीक है, हाँ। एसिड और बेस की कितनी थ्योरी है भैया? 3। तो वो पढ़ लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो पहली थ्योरी है आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया था कि क्या एसिड होता है, क्या बेस होता है, तो उसको बोलते हैं आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, ए मतलब आर्हीनियस एसिड क्या होता है? जो H प्लस देते हैं उनको बोलते हैं आर्हीनियस एसिड। ठीक है जी। अगर एक H प्लस दिया है तो उसको बोलेंगे मोनोप्रोटिक या फिर मोनोबेसिक। मोनोबेसिक क्यों बोलेंगे भाई? मोनोबेसिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा ये। मोनोबेसिक क्यों बोलेंगे? अरे अगर कोई एसिड है तो एसिड को, एसिड जो होगा वो एसिड किससे रिएक्शन करेगा? बेस को न्यूट्रलाइज करेगा ना। तो सोचो अगर उसके पास सिर्फ एक H प्लस है तो 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि एक ऐसा एसिड जिसके पास एक H प्लस हो उसको बोलेंगे मोनोबेसिक। ऐसा एसिड जिसके पास 2 H प्लस हो उसको बोलेंगे डाइबेसिक। ऐसा एसिड जिसके पास 3 H प्लस हो तो 3 बेस को न्यूट्रलाइज करेगा उसको बोलेंगे ट्राई एसिड। हाँ, तो आर्हीनियस ने कहा था कि जो पानी के अंदर H प्लस प्रोवाइड कराएंगे वो होंगे आर्हीनियस एसिड, और जो पानी के अंदर OH माइनस प्रोवाइड कराएंगे वो होंगे आर्हीनियस बेस। बताओ भाई, मेरी बात क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट थ्योरी देखो, एग्जांपल दे रखे हैं। आर्हीनियस एसिड का एग्जांपल दे रखा ना आपको, HCl, HF, H2S, H3PO4, H2CO3, H3PO4, है ना। बेस का एग्जांपल भी लिखा है, NaOH, KOH, NH4OH। ठीक है जी। बताओ भाई, पहली थ्योरी क्लियर है? पहली थ्योरी के बारे में बताओ क्या कहते हो? पहली थ्योरी क्लियर है? पहली थ्योरी बताओ क्लियर है कि नहीं? सेकंड थ्योरी देखो, नेक्स्ट थ्योरी। देखो आ रही नेक्स्ट थ्योरी है ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। ब्रोंस्टेड, हाँ, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, सही है। नेक्स्ट थ्योरी है ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। तो भैया ये 2 साइंटिस्टों के नाम है, एक तो ब्रोंस्टेड है, एक लोरी है। सही है, एक ब्रोंस्टेड है, एक क्या है? लोरी। तो जो ब्रोंस्टेड साइंटिस्ट थे वो दानिश, भैया दानिश कंट्री भी एक है ना, दी दानिश, दानिश कंट्री से थे। और जो लोरी थे वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इंग्लिश साइंटिस्ट थे लोरी, और दानिश केमिस्ट थे ब्रोंस्टेड। दोनों ने मिलकर अपनी एक थ्योरी दी थी। सही है, हाँ। चलो वो थ्योरी देख लेते हैं, कहां से थी ये मैटर नहीं करता है। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी देखो। अच्छा मुझे बात बताओ, अमोनिया की अगर हम सोचें NH3, अगर मैं अमोनिया की बात करूं NH3, सही है, तो NH3 जो है और वाटर जो है ना, जरा सोचिए पहले इसके अकॉर्डिंग। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी देखो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो H प्लस, हाँ, तो वो है दानिश कंट्री है एक, है ना, एस जैसे इंग्लिश कंट्री है ना, तो है। तो ब्रोंस्टेड लोरी वहीं, ब्रोंस्टेड वहीं के थे, ब्रोंस्टेड साइंटिस्ट जो थे वहीं के थे। तो देखो लोरी थे इंग्लिश, ये इंग्लिश है जैसे इंग्लैंड के ना, जो ब्रिटेन है
वहां की थी लोरी। तो यहाँ पे देखो, जो इन्होंने ये कहा था जो H+ डोनेट करेंगे वो होंगे एसिड, और जो H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे वो बेस। कितनी अच्छी बात बोली। जबकि आर्हीनियस ने क्या बोला था, जो H+ डोनेट करेंगे वो एसिड, और जो OH- डोनेट करेंगे वो बेस। ब्रोंस्टेन लोरी ने क्या बोला, जो H+ डोनेट करेंगे वो एसिड, और जो H+ एक्सेप्ट करेंगे वो बेस। भाई जैसे अगर मैं इस बात की बात आपसे पूछूं, मैं अगर अमोनिया लिख दूं NH3, और मैं अगर आर्हीनियस के हिसाब से बताऊं, तो आर्हीनियस तो ये कहते हैं जो OH- देंगे। तो मुझे बताओ क्या अमोनिया के अंदर OH- दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये बेस नहीं होना चाहिए, लेकिन अमोनिया एक बेस है ना। तो जब आर्हीनियस का फंसना शुरू हो गया था, तो अलग साइंटिस्ट आए फिर, ब्रोंस्टेड वगैरह, उन्होंने बताया कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं, जो H- दोंगे वही बेस होंगे ना, जो H+ ले सकते हैं ना वो भी H+, वो भी क्या होंगे, वो भी बेस ही होंगे। जो H+ ले लें वो बेस, जो H+ दे दे वो एसिड। एग्जाम्पल आपके सामने दिख ही रहा है, अमोनिया ने वाटर से H+ लिया है, तो अमोनिया ने H+ लिया है, तो अमोनिया बेस। अमोनिया क्या है, बेस है। HCl ने वाटर को H+ दिया है, तो HCl ने दिया तो ये Cl- बन गया, और वाटर ने H+ लिया तो ये H3+ बन गया। ठीक है। हाँ, तो यहां पर एक मेरी बात ये है आपकी कहने की, तो अमोनिया ने H+ दिया, H+ लिया तो बेस। HCl ने H+ दिया तो एसिड। ठीक। अच्छा, H+ लेने और H+ देने के बाद जो स्पीसीज बनेगी उसके बारे में थोड़ा और पढ़ लो। जैसे कि अमोनिया ने पानी से H+ लिया, तो अमोनिया ने पानी से जैसे ही H+ लिया तो अमोनिया कन्वर्ट होगी NH4+ में। तो अमोनिया पानी से H+ लेने के बाद NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि अमोनिया किस तरीके से H+ में कन्वर्ट हुआ। तो जो स्पीसीज मिलेगी ना उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। उसको क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलेंगे कंजुगेट एसिड। यानी कि बेस को H+ मिलने के बाद जो स्पीसीज मिलती है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। उल्टा उसी में सोचो, एसिड में एसिड है, एसिड के H+ देने के बाद जो स्पीसीज मिलेगी उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। यानी कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में से सिर्फ H+ का फर्क होता है। आगे पढ़ोगे भी, नेक्स्ट हेडिंग आपको दिख भी रही होगी, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है वो देखेंगे। तो अगर किसी एसिड में से H+ निकाल दो, अगर किसी एसिड में से H+ निकाल दो तो वो बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। वो क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट बेस। और अगर किसी बेस में H+ दे दो तो वो बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, आर्हीनियस थ्योरी क्या कहती है, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी क्या कहती है, कि ये सारी बातें क्लियर है नहीं। आर्हीनियस कहाँ फंस गए थे जिसको ब्रोंस्टेड ने हेल्प किया था, ये भी बात क्लियर होगी। आर्हीनियस अमोनिया पे आके फंस रहे हैं। आर्हीनियस की डेफिनेशन अमोनिया पे काम नहीं कर रही, जबकि अमोनिया बेस है लेकिन वो H- नहीं देगा। अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड वो प्रूफ हो रहा है कि हाँ अमोनिया भी बेस है क्योंकि H+ ले सकता है। बताओ भाई, मामला क्लियर है कि नहीं? 4 पेज हो गए हमारे। बताओ। नेक्स्ट पेज ओपन करें, फिर नेक्स्ट पेज। वरुण है क्या भाई, वरुण, 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 वरुण धवन, वरुण धवन है क्या यहाँ? हाँ भैया वरुण धवन, यार तुम्हें तो पढ़ना था ना, ये करने के लिए थोड़ा सा एक्टिव हो यार, आवाज भी सुना दो अपनी कभी कभार। तुम्हारी तो आवाज सुनने के लिए कान तरस गए यार वरुण, तुम्हें तो आवाज ही नहीं आती यार। चलो कोई नहीं, माइक ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट पेज देखो भैया, पेज 5, पेज नंबर 5, 1 2 3 4 5, पेज नंबर 5 देखो। पेज नंबर 5 आपके सामने पेश हो चुका होगा।
कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ, एसिड के अंदर से अगर H प्लस निकाल दे तो कॉन्जुगेट बेस बन के तैयार हो जाएगा, और बेस को H प्लस देते तो कॉन्जुगेट एसिड बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि अमोनिया एक बेस है, उसका कॉन्जुगेट एसिड अमोनियम प्लस वाटर एक जो भी है OH माइनस। देखो OH माइनस देख के हमें क्या लग रहा है कि इसके अंदर से H प्लस निकला है, तो वाटर ने H प्लस दिया है, तो वाटर क्या है, एसिड, तो OH माइनस क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस H2O, H2 से H3 प्लस में हो। इसे लग रहा है कि इसने वाटर ने H प्लस लिया है, H प्लस लिया है तो H2 क्या है, बेस, फिर H3 प्लस क्या हो गया, कंजुगेट एसिड। ठीक, नेक्स्ट आओ, ये तीन नोट भैया, ये दो नोट याद रखने आपको, क्या कि वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक बेस। एसिड बेस, हाँ देखो, तो पहला जो नोट है इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट है, तो खाना पीना छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये बता दूं, वो ये कह रहा है कि अगर कोई वीक एसिड होगा, उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वीक होगा। भाई आप ऐसे सोचो, HCl एक, इसमें से H प्लस निकालो, क्या बन गया भैया, Cl माइनस बन गया। तो HCl तो एसिड है, Cl माइनस बेस है तो एसिड है, तो Cl माइनस क्या होगा भैया, वीक बेस, वीक कॉन्जुगेट बेस। अच्छा Cl माइनस, इतनी बात तो कंफर्म है, कॉन्जुगेट बेस, लेकिन कैसा है, वीक। वीक कैसा है भैया, ये भी देख लो, आप समझ लो, इस बात को समझो कि वीक क्यों है। भाई अगर एसिड HCl स्ट्रॉन्ग है तो HCl एसिड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि ये H प्लस देगा, भरपूर भरपूर H देगा, H देगा नहीं, HCl इज इक्वल्स टू H प्लस 1 प्लस Cl माइनस 1। अगर HCl भरपूर है, अगर HCl क्या है, अगर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस भरपूर भी लेंगे, तो H प्लस भरपूर भी लेंगे तो Cl माइनस अलग रहेगा, H प्लस अलग रहेगा, तो Cl माइनस वापस से इसको नहीं लेना चाहेगा, तो आपको नहीं लेना आएगा तो Cl माइनस। अच्छा क्या हुआ, बेस देखो, वीक बेस तो हुआ, और कैसे कॉन्जुगेट बेस, किसके रेस्पेक्ट में, HCl के रेस्पेक्ट में। देखो सोचो, उल्टा सोचो, अगर Cl माइनस H प्लस ले ले तभी तो ये बेस कहलाया, और कॉन्जुगेट क्यों बोल रहे हैं, HCl के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, हाँ, कॉन्जुगेट मतलब आपसी। बेस क्यों है भैया, अगर आप उल्टा चलो तो Cl माइनस H प्लस लेके वापस HCl बन जाएगा, लेकिन क्या Cl माइनस H प्लस लेना चाहेगा, नहीं। अरे HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो लेने ही नहीं देगा, वो बोलेगा भाई एक तरफ हो, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, फेंक दूंगा Cl माइनस को, अलग फेंक दूंगा, तो Cl माइनस एक बेस है और कंजुगेट बेस है, कैसा है, वीक। क्यों, क्योंकि किस एसिड से मिला है, स्ट्रॉन्ग से। बताओ क्या पहला नोट क्लियर है आप सभी के, हाँ ना का जवाब दो, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो अपना उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, और जो ये सर क्लियर, ओके ओके ओके, गुड, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो सेकंड पॉइंट, देखो सेकंड पॉइंट, एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन। जब भी कोई रिएक्शन होगी ना एसिड बेस की, तो वो प्रोसीड, अगर आपको देखना हो कि किस डायरेक्शन में चल रही है, तो वो हमेशा जाएगी स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। जैसे कि भाई पहला एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये रेड पेन से एक एग्जांपल लिखा हुआ है, और इसमें ये बना हुआ है कि HCl प्लस Cl माइनस इज इक्वल्स टू HCN प्लस Cl माइनस। मैं लिख भी देता हूँ, क्या, देखो मैं लिखता हूँ HCl प्लस Cn माइनस, और ये बन गया HCN प्लस Cl माइनस। अब आप मुझे बताओ HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं है। HCl अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, जो कॉन्जुगेट है वीक बेस होगा कि नहीं होगा, और ये कॉन्जुगेट बेस है Cl माइनस। चलो, तो क्या स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रही है इक्वेशन, नहीं जा रही है, हाँ ना का जवाब दो। क्या इक्वेशन स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर इक्वेशन स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जा रही है तो इतनी बात कंफर्म है कि, तो जब भी एसिड बेस की वो रिएक्शन जो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगी वो रिएक्शन होगी,
और अगर कोई रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाती है तो वो रिएक्शन नहीं होगी। बताओ भाई, मेरी बात क्लियर है? अब बताओ दोनों नोट क्लियर है कि नहीं? तो नीचे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं ये रहे सारे, तो इसमें आपको यही छांटना है। आपको दोनों तरफ एसिड दिखाई देंगे, दोनों तरफ बेस भी दिखाई देंगे, तो आप दोनों तरफ एसिड को देखना, उन पे नजर मारना, चेक करना किधर की तरफ स्ट्रॉन्ग है और किधर की तरफ वीक है। अगर आपको रिएक्शन करानी है तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और राइट हैंड साइड पे हमेशा वीक होने चाहिए। बताएं भाई, मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? देखो ये सेकंड एग्जांपल देख लो, चाहे ये वाला सोडियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग, भैया ये तो स्ट्रॉन्ग है भैया, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है और सारे दुनिया के सारे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं। H2SO4 भी बहुत खतरनाक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग है ना भाई? H2SO4 से जो मिलेगा वो H2CO3 होगा जो कि वीक है। कार्बोनिक एसिड तो बहुत वीक एसिड होता है, आप सब पता होगे, है ना? हाँ, सोडियम कार्बोनेट से जो मिलेगा वो वीक मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग से हमेशा वीक ही मिलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड से कार्बोनेट मिला, वीक मिला, है ना? हाँ, तो ये रिएक्शन क्या होगी? ये रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। देखो सेकंड रिएक्शन देखो, सोडियम एसिटेट, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है तो ये तो 100% डिसोसिएट होगा। एसिटिक एसिड देखो, वीक, डब्ल्यू लिखा है वीक एसिड, जबकि फॉर्मिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखो, अच्छा ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, इधर भी इलेक्ट्रोलाइट, तो दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, इससे तो डिसाइड हो पा रहा। अब आप एसिड पर नजर मारो, एसिड पर नजर मार के देखो कि एसिटिक एसिड तो एक वीक एसिड है, जबकि फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग है और रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ हो रही है। इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी, क्रॉस का साइन लगा है। रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि क्रॉस का साइन लगा है। रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्रॉस का साइन लगा है। बताओ भाई, मेरी बात क्लियर है कि नहीं? हाँ ना का जवाब दो। ये क्लियर नहीं हुआ सर, ओहो ओहो, मैं बता देता हूँ। देखो, ज्यादा उसकी टेंशन में नहीं पड़ना है। हाँ, ज्यादा का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? हाँ, ठीक। देखो मैं फिर समझाता हूँ भैया, आप ये एग्जांपल देखो सेकंड वाला। पहले दोनों तरफ इलेक्ट्रोलाइट देखो, इलेक्ट्रोलाइट तो कुछ डिसाइड ही नहीं करेंगे क्योंकि मैंने दुनिया के सारे इलेक्ट्रोलाइट को बता दिया कि वे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट राइट पे हो लेफ्ट पे हो कोई डिसाइड नहीं होगा रिएक्शन होगी कि नहीं, तो इलेक्ट्रोलाइट को तो काट ही दो। ये इलेक्ट्रोलाइट काट दो, इलेक्ट्रोलाइट काट दो, जो बाकी चीज एसिड बेस है बचे उनको देख लो। एसिटिक एसिड बचा है अनन्या, वीक। फॉर्मिक एसिड बचा है भाई, एसिटिक एसिड तो बहुत वीक होता है यार, और फॉर्मिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना? हाँ, तो रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रही है तो ऐसी रिएक्शन नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जितनी रिएक्शन होगी वो तो हो जाएंगी, लेकिन वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएंगी वो रिएक्शन नहीं होगी। बताओ भाई, मेरी बात क्लियर है कि नहीं? बताओ भाई, अब बताओ अनन्या भाई, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप। Cl माइनस बेस H2O, ये तो कुछ कह नहीं सकते, डिसाइड रिएक्शन होने के बाद होगा। देखो H2 ने Cl को H प्लस दिया, तो अब H2 एसिड की तरह काम कर रहा है। H2 से मिलने वाला OH माइनस क्या होगा? बेस। अब आप मुझे बताओ, पानी की तो बात छोड़ दो कि पानी स्ट्रॉन्ग है वीक है, अब आप मुझे बताओ, अच्छा H2 एसिड की तरफ काम कर रहा है, ये देख लो। अच्छा आपको देखो Cl माइनस के बारे में कुछ नहीं पता होगा, Cl माइनस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब आप जिसके बारे में पता है उसको ध्यान से देखो, उसको ध्यान से देखो भाई। आपको पानी के बारे में पता है और HCl के बारे में पता है, तो अगर मैं अनन्या से सवाल करने लगूं कि पानी स्ट्रॉन्ग एसिड है या HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अनन्या क्या जवाब देगी? भैया कोई एक चीज पकड़ लो, एसिड पकड़ लो, बेस पकड़ लो, तो भैया एक रोता हुआ बच्चा ही बता देगा HCl स्ट्रॉन्ग है और पानी वीक है।
तो भैया रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रही है। तो जब भी कोई रिएक्शन वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगी तो रिएक्शन नहीं होगी, और स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगी तो रिएक्शन हमेशा हो जाएगी। मेरा समझाने का ये मकसद था, ठीक है, मेरा समझाने का ये मकसद था। हाँ भाई, आगे चलें। अब ये क्वेश्चन करके देखना है ना, ऑर्गेनिक वाला ये ना हो तो छोड़ भी देना, है ना, इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट लगेगा। वैसे समझने को समझ भी सकते हो। देखो ये क्या है भैया, ये सीधा प्रिडीन है, ये एरोमेटिक वाला है ना। हाँ, तो अब प्रिडीन है ना, और ये अपना क्या है, प्रिडीन। देखो ये प्रिडीन नहीं है, ये प्रिडीन जो है ना, रिंग पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और उस पे H लगा हुआ है, ये है, सही है। इसने H दिया तो प्रिडीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक। और H इसने लिया, तो H जिसने लिया तो वो तो बेस होगा, यानी कि ये पार्ट तो बेस की तरह काम कर रहा, ये पार्ट H प्लस दे रहा है तो एसिड की तरह काम कर रहा, सही। तो ये एसिड, इधर एसिड ये है, तो बेस जब H प्लस लेगा, बेस जब H प्लस लेगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका जो वो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, एसिड। तो इधर एसिड ये है और इधर एसिड ये है। तो अब इन दोनों एसिड को देखो, और दोनों एसिड को देखकर तो ये दोनों एसिड को देखकर अब आप डिसाइड करो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक तो ये है आपके पास, और एक ये है, इनमें बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन बताएगा भाई। थोड़ी सी ऑर्गेनिक यूज हुई है ना। भाई आप ये देख लो ना, इनमें से कौन अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, अगर एसिड में क्लियर नहीं हो पा रहा तो आप देखो, एसिड में क्लियर ना हो तो बेस देख लो, बेस में क्लियर ना हो, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। बेस में देख लो, इधर बेस ये है, इधर बेस ये है, सही। तो आप देखो ये 5 रिंग का बेस है, ये 6 रिंग का बेस है। तो एरोमेटिक कंपाउंड दुनिया में सबसे स्टेबल होते हैं एरोमेटिक प्लस 6 रिंग। एरोमेटिक तो ये भी है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक। एरोमेटिक प्लस 6 रिंग वाले बहुत स्टेबल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। एक लॉजिक तो ये, दूसरा लॉजिक ये, यहाँ का जो नाइट्रोजन है, यहाँ का जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखो 1 2 3 sp2 है, और यहाँ का जो हाइब्रिडेशन है उसका हाइब्रिडेशन क्या, 1 2 3, 1 2 3 उसका भी इसमें। हाँ, बस फर्क क्या है, ये 6 रिंग का कंपाउंड है, 5 रिंग का। तो 6 वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, 5 वाले थोड़ा कम होते हैं। तो 5 वाले कम होंगे, है ना, 5 वाले थोड़ा कम स्टेबल होंगे, मतलब ये क्या होगा, वीक। तो इधर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रही है, रिएक्शन नहीं होगी। 5 वाला ये समझ में ना आए तो छोड़ देना भी, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक में एसिड बेसिक स्ट्रेंथ का अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है। बाकी तो एक ही लेना, मैं बता दूंगा ऑर्गेनिक जब पढ़ाऊंगा कुछ, सही है। 20 तारीख हो जाने तो फिर मैं आपका कोर्स देखना कैसे लपेटूंगा, 1 2 3 4 5 6। लपेटने का मतलब ये नहीं, मतलब स्पीड बढ़ा दूंगा ना, मतलब डेली क्लास लूंगा। अब तो थोड़ा टाइम से नहीं मिल पा रहा है ना। देखो 19 20 की तो छुट्टी रहेगी, मैं बता रहा हूँ। 19 20 21 की तो मुश्किल है क्लास लेना। आज लूंगा, कल भी लूंगा क्लास, कल भी ले लूंगा क्लास, ठीक है। चलो, और अगले 10 दिन तक सर फर्स्ट को नीट है। अरे अभी तो जून चल रहा ना, जुलाई आएगा अभी। अभी देखो कंफर्म नहीं कह सकते, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने क्या कहा, मुझे मेरे जो एक्सपीरियंस है वो कह रहा है कि सितंबर, मेरा एक्सपीरियंस सितंबर कह रहा है। हाँ, सितंबर में होगा नहीं। 1 अगस्त को तो 1% हो गया तो हो गया, मुश्किल लग रहा है 1 अगस्त को नीट हो जाएगा। 10%, क्योंकि अभी भी कंडीशन बहुत खराब है। अगर मैं आपको बताऊं, कोरोना केस महाराष्ट्र में फिर बढ़ने शुरू हो गए। आज की बात, आज की न्यूज देखना, कोरोना के केस फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं महाराष्ट्र में, और तेजी से बढ़ गए हैं आज, बहुत तेजी से।
सीबीएसई करिएगा 31 जुलाई को आएगा ना। हाँ चलो इसको छोड़ो, आप उस पर ध्यान करो, पढ़ो फटाफट। मैं तुम हाँ अभी बढ़ेंगे केस, अभी महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं केस, क्योंकि अब मार्केट ओपन कर दी ना, तो फिर आएगी लहर। अभी नहीं आएगी, 1 महीने में बाद आ जाएगी तीसरी लहर, क्योंकि अब मार्केट ओपन हो गई है, कांटेक्ट में आ रहे हैं दो से एक दूसरे के। चलो भाई, तो भाई ये सब पढ़ लेना है ना। चलो अच्छा, एक चीज और पढ़ लेना कि हाइड्रोलिसिस क्या होती है और हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है रिएक्शन होना, और हाइड्रेशन का मतलब है सिर्फ वाटर से इंटरेक्शन होगा। भैया जेई मेंस तो आप ये मान के चलो जुलाई में मान लो आप, जून के लास्ट में हो सकता है, जून मतलब जून के लास्ट में तो हो ही नहीं सकता, क्या जुलाई के लास्ट में, जुलाई के लास्ट में मेरा चांस लग रहा है, जुलाई के। सर सिलेबस अप्रोक्स कब तक कंप्लीट होगा, मॉक टेस्ट भी देने हैं। देखो सिलेबस की तो बात ये है, पूरी जान लगा देंगे है ना। मॉक टेस्ट तो मैं तुम्हारी ले ही रहा था, तुम नहीं मना करा, तुम ही क्विज नहीं दे रहे थे, अच्छा खासा क्विज चल रहे थे डेली, दो कभी दो बच्चे दे रहे, कभी एक बार। अनन्या ने पूछा, अनन्या ही नहीं देगी, अनन्या तो कभी क्विज दिया ही नहीं है। अनन्या तो तुम तो पूछ ही मत ना क्विज कब होगा, अनन्या तुम्हारा हक नहीं है पूछने का कि सर क्विज कब होगा, मॉक टेस्ट कब होंगे। तुमने गिने चुने टेस्ट दिए हैं, तुम तो पूछो ही मत। मैंने क्विज बहुत मेहनत से 10-15 दिन आपके लिए तैयार करके रख डेली करे। चाहो तो देखो इन छुट्टियों में जो पढ़ेंगी, मतलब 19, 20, 21, मैं आपको टेस्ट भी बना सकता हूँ अगर आप चाहो, 19 को भी, 20 को भी, 21 को भी, फुल सिलेबस भी हो जाएगा। एक बात तो बताओ, पहली सीढ़ी पे तो चलो। मैं तो 1 आवर का टेस्ट आपका डेली भी ले लूंगा, 1 घंटे का टेस्ट, लेकिन परमिशन तो दो, हर दूसरे दिन भी ले लूंगा, क्योंकि तुम तैयार, बशर्ते तुम तैयार तो हो, तुम सब टेस्ट तो दो। पता लगा मैंने आधा घंटा मेहनत करके पेपर बनाया, टेस्ट दिया 2 बच्चों ने, क्या फायदा फिर क्या फायदा। 2 बच्चे देंगे, एक तो साक्षी तो देती है ना, और अदीबा और अन्य को फिक्स नहीं है कोई मामला, ना अदीबा का ना फिक्स, वरुण और स्पंदन तो देता ही नहीं है। स्पंदन शुरू में दिया था, थोड़ी सी एनर्जी थी, बाद में वो भी खत्म हो गया। वरुण की तो कहानी खत्म है, वरुण तो देता ही नहीं, इसमें मोबाइल ही नहीं कह रहा है कि मोबाइल को सिस्टम होता है। हाँ चलो स्पंदन का तो शुरू में कुछ वर्क चल रहा है, चलो स्पंदन में कुछ वर्क चल रहा है, चलो बस स्पंदन का चलो नुकसान ज्यादा नहीं हो, क्योंकि मैं क्लास कम रहा हूँ इस टाइम, परसों को तो वैसे भी छुट्टी रखूंगा मैं, चलो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा लाइव। हाँ अरे वो उसका प्री बोर्ड वो है, क्या नाम है, डमी एडमिशन था, उसी चक्कर में छोड़ो। देखो भाई तो अब देखो देखो मैं पढ़ा रहा था आपको हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है और हाइड्रेशन क्या होता है। देखो हाइड्रोलिसिस होता है पानी से रिएक्शन करना, और हाइड्रेशन होता है पानी से इंटरेक्शन होना। भाई हम पानी जब पीते हैं ना तो हाइड्रेशन होता है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता, हमारे अंदर हाइड्रेशन होता है, पानी से इंटरेक्शन होता है, पानी अंदर चला जाता है। पानी से रिएक्शन करना अलग चीज होती है ना। जैसे कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाल दूं तो वो रिएक्शन होगी, वो हाइड्रेशन नहीं होगा, तुरंत एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी खतरनाक वाली। ठीक है जी। हाँ तो हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस, इन दोनों में फर्क समझ आ गया होगा आपके। ठीक है जी। तो भैया अब आगे देखते हैं एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस देख लेते हैं भाई। अच्छा मैं आपको बता दूं एम्फीप्रोटिक कहां से लगा, एम्फोटेरिक और एम्फीप्रोटिक सेम ही है, इसको मैं एम्फोटेरिक भी बोल दूं ना तो वो भी बात ठीक है।
क्या एम्फोटेरिक नहीं जानते आप? जनाबे अली गाना सुना करे वो सभी आसमां के प्रभु, है ना? ये तो एलिमेंट का हो गया। हाँ जनाबे अली, बस वही है एम्फोटेरिक, और क्या है? यहाँ हम सब्सटेंस का देखेंगे, है ना? हाँ देखो, तो जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं उनको एम्फीटेरिक या एम्फोटेरिक बोलते हैं। जैसे कि पानी और एसिड बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। पानी H प्लस ले भी सकता है और पानी H प्लस दे भी सकता है। जब पानी H प्लस लेगा तो HCO प्लस बन जाएगा, तो बेस की तरह काम करेगा। पानी H प्लस देगा तो बेस बन जाएगा, वो एसिड बन जाएगा तो एसिड की तरह काम करेगा। तो पानी एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है। तो पानी को हम दीपांशु, यार भाई वो जज्बात हैं, ये समझ गए, तुम नहीं समझ पाओगे। ये हमारे आप, ये बीच बीच की बातें हैं, ये तुम नहीं समझ पाओगे। साक्षी ने तो इतनी खतरनाक इंग्लिश लिख दी, हमें तो पढ़ने में पढ़ा ही नहीं आ रहा इंग्लिश का। ये इंग्लिश मत लिखो, और इतनी खतरनाक, बहुत कमजोर है इंग्लिश। बता दूंगा दीपांशु मैं तुम्हें, है ना? चलो, शैक्षिक इंग्लिश अच्छी है इसका मतलब। ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। हम जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं भैया, हिंदी वाले, हमें क्या है, इंग्लिश से कोई लेना देना ही नहीं, दूर दूर से दूर तक। तो आप जरा एक बात पे गौर करें, हमने H3PO4 ले लिया, एक एसिड। H3PO4 ले लिया, H3PO4 एक एसिड है। सोचो इसने H प्लस दिया तो क्या बन गया? H2PO4 माइनस। तो मुझे बताओ, H3PO4 ने अगर H प्लस दिया तो H3PO4 क्या है भैया? एसिड है, सीधी बात है। H3PO4 ने H प्लस दिया तो H3PO4 क्या है? एसिड। ठीक, अब आ जाओ, बन क्या क्या बन गया? H2PO4 माइनस। अब सोचो H2PO4 माइनस के पास BH, अब भी H है उसके पास, कितने हैं? 2। अब ये H प्लस देगा तो क्या बन जाएगा? HPO4 माइनस 2 बन जाएगा। तो यानी कि फिर H प्लस दिया तो यानी कि ये क्या है? अभी भी क्या है? एसिड। लेकिन सोचो, एसिड तो है ही, लेकिन अगर ये H प्लस ले ले तो फिर से H3PO4 बन जाएगा। यानी कि जो बीच वाला है ये H प्लस देगा तो HPO4 माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर ये H प्लस देगा तो HPO4 माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब कहलाएगा ये एसिड। और अगर ये H प्लस लेगा तो H3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये कहलाएगा एसिड, वो सॉरी बेस। बात समझ में आ रही है? जब इसने H प्लस दिया, जब इसने H प्लस दिया यहां पर आया तो ये कहलाया एसिड, और जब इसने H प्लस लिया तो H3PO4 बन गया तो कहलाया बेस। यानी कि ये एसिड की तरह भी काम कर रहा है, ये बेस की तरह भी काम कर रहा है। तो मैं इसको एम्फोटेरिक बोल सकता हूं। किसको? H2PO4 माइनस 1, बीच वाले को। अब आ जाओ HPO4 माइनस 2 पर, फिर इस पर वही ट्रिक लगाओ। एक बार इसको H प्लस दे दो, एक बार इससे H प्लस निकाल लो, तो जब आगे चल के H प्लस निकालूंगा तो ये बन जाएगा PO4 माइनस 3, और वापस से H प्लस इसको दे दूंगा, ये बन जाएगा H2PO4 माइनस 1। यानी कि ये बीच वाला भी क्या है? एम्फोटेरिक। H प्लस ले भी रहा है और H प्लस दे भी रहा है, यानी कि एसिड की तरह भी काम कर रहा है और बेस की तरह भी काम कर रहा है। अब नीचे आ जाओ, फिर H प्लस दिया तो ये बन गया PO4 माइनस 3। अब ये फर्दर H प्लस नहीं दे सकता। अगर ये H प्लस नहीं दे सकता तो ये एसिड की तरह काम नहीं कर सकता, एसिड की तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन बेस की तरह तो कर सकता है, क्योंकि H प्लस लेके पीछे तो जा ही सकता है। H प्लस लेके पीछे तो जा ही सकता है। तो अगर पीछे जाएगा तो H प्लस लेगा, और H प्लस लेगा तो बेस की तरह काम करेगा, और बेस की तरह काम करेगा तो इसको सिर्फ मैं बेस बोलूंगा, इसको एम्फोटेरिक नहीं बोलूंगा। पता चला जो किनारे वाले हैं वो एसिड बेस हैं और जो बीच वाले हैं वो एम्फोटेरिक हैं। खाना का जवाब दो, बताओ भाई, क्लियर है मामला? ये तो जनाबे अली में तो याद रखना है, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना। ये तो बस सोची समझी साजिश है। आप ये तो सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश को समझ गए तो आ गए समझ। ये तो सोची समझी साजिश है भैया, इसमें कुछ नहीं है मामला।
नेक्स्ट पेज देखो भाई, नेक्स्ट पेज देखो। मोबाइल में पढ़ाने का फायदा ये है, आराम से लेट कर पढ़ाओ मजे से, 1 2 3 4 5 6 7, आराम से आराम करते हुए पढ़ाओ। हाँ, ये कौन सा पेज आ गया भाई? लुईस एसिड बेस थ्योरी। हाँ, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस वाला, कंजुगेट एसिड पढ़ाया, कंजुगेट बेस पढ़ाया, फिर मैंने बीच में, हाँ वो चल गया था। ठीक ठीक ठीक। और अभी मैं पीछे क्या बता रहा था? पिछले पेज पे क्या पढ़ा था यार हम? पिछले पेज का हमने क्या पढ़ा? कंजुगेट एसिड बेस, हाँ एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक पढ़ा, सॉरी। हाँ एम्फिटेरिक या एम्फोटेरिक, कुछ भी बोल दो, एम्फी बोल दो, एम्फो बोल दो। कंजुगेट एसिड बेस पेयर पढ़ लिया और एम्फिटेरिक भी पढ़ लिया, है ना? हाँ, तो ये सब सिस्टम तो कोई नहीं है, ये तो सिस्टम लॉजिकल है ना? ये वैसे आईआईटी के लिए लिख रखा है कि अगर कोई पॉलीप्रोटिक एसिड है जिसके अंदर एन है, एच, है ना? हाँ, तो एम्फीप्रोटिक, चलो इसको बाद में, मतलब ये जो ऊपर वाली चीज है ना वही है, और कुछ नहीं है। ऊपर वाली जो चीज है वही है। आप सोचो, आप पीछे वाला एग्जांपल लो, ये H3PO4 का एग्जांपल लो, है ना? हाँ, तो H3PO4 का अगर मैं एग्जांपल लूंगा, कितने एच है भैया इसके अंदर? 3 एच है। एम्फोटेरिक कितने आए? 2 आए थे ना बीच वाले, बीच के 2 आए थे ना, एम्फोटेरिक प्रोटिक, एम्फी प्रोटिक। भाई अगर मैंने H3PO4 लिया तो एम्फोटेरिक कितना आए? 2 आए थे। तो देखो 3 से 2 आए, एक कम आया ना, तो देखो एम्फोटेरिक कितने आए? N-1। सीधी बात है। एसिडिक सॉल्ट भी कितना है? N-1, जिनके अंदर हाइड्रोजन थे, बीच के 2 ही थे ना, वो सॉरी, स्टार्टिंग के 3 जिनके पास H थे उनको बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट। सही है? हाँ, तो ये सब ऊपर वाले एग्जाम्पल से लिखिए और कुछ नहीं। सॉल्ट N है तो भैया NH होंगे तो N ही सॉल्ट बन के तैयार हो जाएंगे, सीधी बात है। अब ये क्वेश्चन है भैया, इसमें आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर बताना। मान लो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मान लो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया, HS- पूछ ले, बताओ इसका एसिड कॉन्जुगेट, मतलब एसिड इसका बता, इसका एसिड बता दो, इसका बेस बता दो। तो आप क्या करो, HS- लो, इसमें से एक बार H+ निकालो। जब इसमें से एक बार आप H+ निकालोगे तो S-2 बचेगा। जब इसने H- गया तो ये क्या, ये इसी क्या, किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की। तो ये क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस तो ये आ गया। अब इसको H+ दे दो, H+ देने के बाद ये क्या बन गया? H2S बन गया। H+ लेने के, H+ इसने जैसे ही लिया तो अब ये बेस की तरह बन गया, तो ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड। तो ये क्वेश्चन गया हुआ और आपसे पूछ रहा कि कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस वाला जो पेयर है, क्वेश्चंस का दोनों बताने हैं आपको। तो आपको क्या करना है, एक बार H+ निकालना है, एक बार H+ को दे देना है। अनन्या पूछ रही है कि N-1 कैसा है एसिडिक सॉल्ट। तो अनन्या ये लो समझो, H3PO4 में से H निकाला तो क्या बना? HPO4 माइनस H2PO4-1। फिर H निकाला तो क्या बना? HPO4-2। फिर H निकाला तो क्या बना? PO4-3। देखो अनन्या, पहले में H है, दूसरे में H है, तीसरे में H है, इसमें H है क्या? इसमें नहीं है। तो जिनमें H है उनको एसिडिक सॉल्ट बोलेंगे ना, ये भी एसिडिक, ये भी एसिडिक, ये भी। इस तरीके से 3 N-1 आया। तो अगर H जितने होंगे उससे एक कम एसिडिक सॉल्ट आएंगे। तो यहाँ 3 थे तो 2, मतलब सॉरी, एसिडिक सॉल्ट क्या पूछ रहा है ये? एसिडिक सॉल्ट N-1, हाँ सॉरी, इसको छोड़कर, है ना? ये तो एसिड ही हो गया ना भाई, ये सॉल्ट की तरह काम थोड़ा ना कर जाएगा, ये तो एसिड ही है ना, ये तो प्योर एसिड है। ये सॉल्ट की तरह काम कर जाता किसी नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़कर। हाँ, तो 2 ही है ना। हाँ, तो ये है ना, अब ये सॉल्ट बना लेंगे ना दोनों बीच वाले 2, भाई किसी भी कोई कैटायन Na+ जोड़ दो दोनों के साथ, बन गए सॉल्ट। हाँ, N-1, वो ये नहीं लिख। अब आप बोलो भाई ये जो ये तो एसिड है ना, इसको कंसिडर थोड़ा ना करोगे, ये सॉल्ट थोड़ी ना है, ये छोड़ दो इसको।
हाँ सही सही। तो नेक्स्ट पे जाओ भाई। नेक्स्ट पे जाओ भाई। कौन सा पेज था यार, मैं तो भूल गया। छठा था, सातवां था। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ये चल रहा था। 8th, पेज नंबर 8 देखो। अब देखो भैया, मैंने आपको आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी बता दी, ब्रोंस्टेन लोरी थ्योरी बता दी, जो दानिश दानिश कंट्री के थे, दानिश के और इंग्लिश मैन थे। और तीसरी थ्योरी है लुईस एसिड बेस थ्योरी। तीसरी थ्योरी क्या है? लुईस एसिड बेस थ्योरी। तीन थ्योरी है एसिड बेस की, जो एसिड और बेस को डिफाइन करती है। सही है। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी सोचो। मुझे बताओ, अगर BCl3 में लिख देता हूं, आप आर्हीनियस के हिसाब से देखो, ब्रोंस्टेन जो दानिश साहब थे, दानिश साहब से आए थे ना, दानिश के थे, डेनमार्क, हाँ उस कंट्री को डेनमार्क बोलते हैं ना, डेनमार्क बोलते हैं, लेकिन वहां के लोगों को डेनिश बोला जाता है ना, डेनिश केमिस्ट, ऐसा कुछ है मेरे हिसाब से। डेनमार्क को बोलते हैं शायद, डेनमार्क के रहने वालों को डेनिश बोलते हैं ना, ऐसा कुछ है शायद, बोला जाएगा डेनिश केमिस्ट। डेनिश केमिस्ट देखना, लिखा आएगा डेनिश केमिस्ट। और जो ब्रिटेन इंग्लैंड के, उनको बोलते हैं इंग्लिश। इंडिया को बोलेंगे इंडियन, है ना, इंडियन, ऐसा वाला, इंडिया के वाले इंडियन, अमेरिका वाले अमेरिकन, ब्रिटेन वाले इंग्लिश, डेनमार्क वाले डेनिश। हाँ, दानिश केमिस्ट, कंट्री का नाम डेनमार्क है, बिल्कुल सही थी, 500 ने ठीक बताया। तो देखो मुझे बताओ, अगर BCl3 है तो आप आर्हीनियस से सोचो, या हमारे जो डेनिश केमिस्ट थे, कौन, ब्रोंस्टेड, उनके हिसाब से जो, तो दोनों ही हिसाब फेल हो रहे हैं यहाँ पे, दोनों ही हिसाब फेल हो रहे, दोनों ही हिसाब फेल हो रहे हैं यहाँ। क्यों? भाई आर्हीनियस कहता है जो H प्लस दे सकता है, तो क्या भाई BCl3 के पास H प्लस है? नहीं है, खत्म बात। तो आर्हीनियस किनारे लग गए। ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड भी कहते हैं, ब्रोंस्टेड में क्या है, H प्लस देना और H प्लस लेना, ये H प्लस नहीं दे सकता, एसिड नहीं है। लुईस एसिड बेस कहता है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो एसिड होंगे, और जो लोन पेयर को डोनेट करेंगे वो बेस होंगे। तो BCl3 में बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इसका मतलब ये एसिड है। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड होंगे, और जो लोन पेयर डोनेट करेंगे वो बेस होंगे। ये तीसरी थ्योरी थी। बताओ तीनों थ्योरी क्लियर कि नहीं? खाना का जवाब दो, तीनों थ्योरी क्लियर है नहीं? लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है? तो ये सारी चीज लिखी है लुईस एसिड, है ना। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट, वैसे ये चीज तो आपने पढ़ी भी होंगी मेरे हिसाब से, है ना, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है। अब नेक्स्ट आ जाओ 9th 8th पेज, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये है सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ से आयनिक इक्विलिब्रियम अपना रूप दिखाना शुरू करता है, यहाँ से आयनिक इक्विलिब्रियम अपना रूप दिखाना शुरू करता है। कल से मैं इसको 3-4 PDF में तोड़ दूंगा ना, ऐसे एक साथ अपलोड नहीं हो पा रही ना, 88 MB की है ना। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, देखो ये क्या कहता है। पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये भर लो, आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। पहली बात तो ये भरो दिमाग में, पूरा चैप्टर वीक के लिए है भैया। स्ट्रॉन्ग में तो, स्ट्रॉन्ग के अंदर तो इक्विलिब्रियम होता ही नहीं, स्ट्रॉन्ग के अंदर तो इक्विलिब्रियम होता ही नहीं, स्ट्रॉन्ग के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं होता है। तो पूरा जो चैप्टर है वो वीक के लिए है। मेरी बात क्लियर है नहीं? खाना का जवाब दो। हाँ, अरे बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ हाँ, बोलो जी। देखो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये क्या कहता है,
ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये देखो ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये अपना लॉ दिया था, और लॉ ये कहता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कि मान लो ए बी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो ए बी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये रहा, ठीक है, ए बी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ए बी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सही है भैया, टूटा, कैटायन में टूटा, एनायन में टूटा, चलो जी टूट गया, इसकी कंसंट्रेशन सी थी, इनिशियल के अंदर क्या था, कैटायन भी नहीं था, एनायन भी नहीं था, इक्विलिब्रियम में मान लो सी में से सी अल्फा चला गया, देखो मैंने आपको बताया बेटा अल्फा के फॉर्म में हमेशा ए अल्फा सी अल्फा निकालेंगे, 2a अल्फा 2c अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा नहीं निकालेंगे, है ना, क्योंकि अल्फा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में x के फॉर्म में तो निकालोगे आप 1x 2x 3x 4x, केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आपने पढ़ा हो तो समझ में आएगा, लेकिन अल्फा के फॉर्म में जब आप निकालोगे तो अल्फा के फॉर्म में हमेशा जो आप चाहो वो निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन ए मानो तो अल्फा निकल जाएगा, सी मानो तो सी अल्फा निकल जाएगा, ठीक है जी। हाँ, तो भैया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम में लिखना सीखा था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, ए प्लस की कंसंट्रेशन बी माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ए बी की कंसंट्रेशन, ठीक है, जहां पर के आई क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट whose numerical value will be in the problem and it change only with temperature। देखो मैंने बताया भी था कि आयनिक कांस्टेंट जो होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट जो भी होता है के, उसे वरदान मिला हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही चेंज कर सकता है और दुनिया की ताकत कोई चेंज नहीं कर सकती, ये चीज बात हो भी चुकी है। ए प्लस की वैल्यू सी अल्फा, बी प्लस की वैल्यू सी अल्फा, ए इक्विलिब्रियम सी माइनस सी अल्फा, एक सी से एक सी कैंसिल, है ना, तो आंसर आ गया के आई इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। हाँ, जहां पर के एंड सी आई हमारे नोन होंगे, के भी नोन होगा और सी भी नोन होगा, है ना, अल्फा भी अल्फा अननोन होगा, है ना, जरूरी नहीं अल्फा अननोन हो, तीन चीजें, तीनों चीजों में से एक अननोन होगी, दो नोन होंगे। अब क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट माना है तो भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट माना होगा तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी 1 से, तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी तो 1 माइनस अल्फा मेट 1 ही आएगा, यार अल्फा जो है लगभग 0 के पास है, 1 माइनस अल्फा 1 ही आना है ना, तो 1 माइनस अल्फा को 1 पुट कर दो तो k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के बाई सी। तो बताओ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की हेल्प से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की हेल्प से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। आगे भी इसके आगे फैक्टर्स में आएगा इसका इफेक्ट, मतलब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला तो यह है, आगे इस एप्लीकेशन इफेक्ट आगे आ रहे हैं, दिख रहे हैं ना फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। तो पहले मुझे बताओ ये डेरिवेशन क्लियर हुआ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को? आना का जवाब दो भाई। चलो क्लियर है मामला, ओके गुड। नेक्स्ट पेज देखो भाई, भैया जब थक जाओ तो बता देना, मेरा तो ऐसी ही है, पढ़ाता रहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स कहाँ गई, ये देखो भैया फैक्टर्स आ गई। अभी आगे फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा, अल्फा को इफेक्ट करने वाले फैक्टर मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। देखो इतना पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा 1 होगा और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। चलो 10 बजे तक ओनली, 10 मिनट और पढ़ लो। हाँ तो अल्फा, हाँ क्या कह रहा था मैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू तो भैया वीक है तो नाम से पता लग रहा है कि अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी और स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो हो गया नेचर ऑफ सोल्यूट, मतलब अल्फा को क्या इफेक्ट करेंगे, अगर आपने स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी तो फिक्स हो जाएगी अल्फा की वैल्यू 1। सोलवेंट, सोलवेंट क्या लिया इस पे भी डिपेंड करेगा अल्फा की वैल्यू, है ना, ऐसा नहीं है भाई। आप मुझे बताओ अगर मैं नमक ले लूं NaCl, इसको पानी में डिसोल्व करूं तो भैया NaCl पूरा टूट जाएगा, लेकिन इसी नमक को अगर मैं डिसोल्व करूं तो पेट्रोल में घुलेगा क्या, पेट्रोल में टूटेगा क्या कि नहीं, उसका मतलब
पेट्रोल के अंदर अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी इनिशियल की, और पानी के अंदर तो ये अब भयंकर टूटेगा, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे पता करा भाई? ये पोलर, पानी पोलर, तो पोलर पोलर में टूट जाएगा, पोलर नॉन पोलर में नहीं टूटेगा। यानी कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सोलवेंट क्या लिया इस बात पे भी डिपेंड करेगी उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपने NaCl को पानी में घोला है तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और पेट्रोल में घोला तो 0 हो जाएगी, पेट्रोल में टूटेगा ही नहीं। क्यों? पेट्रोल तो नॉन पोलर कंपाउंड होता है, नॉन पोलर कंपाउंड से मिलकर बना होता है। NaCl पोलर है, पानी पोलर है, तो पोलर पोलर में, नॉन पोलर में। तो बताओ क्या ये है कि अल्फा की वैल्यू, ये भी समझ पा रहे हो कि भाई कहीं ना कहीं सोलवेंट पे भी डिपेंड करती है, सोल्यूट पे भी डिपेंड करेगी, सोलवेंट पे डिपेंड करेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसंट्रेशन पे, जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का पूरा एक्सप्लेनेशन नीचे तक आ जाता है ना। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का अब एप्लीकेशन ये आ रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको अल्फा की वैल्यू 1 है, ये तो कंफर्म हो ही जाएगा, तो इसकी तो बात ही मत करो। बात किसी करनी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की अल्फा की बात करनी है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो होता है वो बहुत कम होता है। आपको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता है? बहुत कम होता है। अच्छा, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हमेशा पता होगा 1, लेकिन वीक का आपको कभी नहीं पता होगा। यानी क्या आपको किसका निकालना होगा? वीक का। इसलिए हम आयनिक पढ़ रहे हैं ताकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा भी कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि जो होगी वो वीक के बारे में होगी, स्ट्रॉन्ग को तो खुल्लम खुल्ला सब चीज आपके सामने होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, तुरंत ब्रेक हो जाता है ना। हाँ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन था अल्फा इज इक्वल्स टू √k/c था। इस फॉर्मूले से देख के आपको क्या लग रहा है कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी अल्फा क्या होगा? घटेगा, या फिर कंसंट्रेशन घटेगी तो अल्फा बढ़ेगा, है ना भाई। हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमारे पास है, C इज इक्वल्स √k/c, है ना, अल्फा इज इक्वल टू k/c। तो अगर कंसंट्रेशन घटेगी तो अल्फा बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन कब घटेगी? कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। भैया कंसंट्रेशन कब घटेगी? जब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यानी कि अगर मैं ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लूं जो बहुत वीक हो, उसको सोलवेंट में घोल दूं और उसके अंदर बहुत सारा पानी मिला दूं, यानी कि वॉल्यूम बहुत सारा कर दूं, तो कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, अप्रोक्स 0 के करीब आ जाएगी। अगर आपने बहुत पानी मिला दिया तो कंसंट्रेशन अप्रोक्स 0 के करीब हो जाएगी, तो अल्फा अप्रोक्स इनफाइनाइट के करीब हो जाएगा। आप जानते हैं 1/0 इनफाइनाइट, लेकिन अल्फा इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, अल्फा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। कहने का अल्फा इनफाइनाइट का मतलब ये है कि अल्फा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 1। अल्फा कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब जब भी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दुनिया भर का पानी मिला दिया जाता है तो उसका अल्फा 1 हो जाता है, और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या ओस्टवाल्ड का आपको एप्लीकेशन पता चला? हाँ ना का जवाब दो भाई। हाँ ना का जवाब दो। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का एप्लीकेशन पता चला कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दुनिया भर का पानी मिला दिया जाए तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन का फाइनल कंक्लूजन निकल कर आ गया हमारे पास। बताओ भाई, क्लियर है मामला? नहीं? अल्फा 1 कैसे हो जाता है? बात तो बताओ। चलो तुम ही बताओ अनन्या, परसेंटेज कितनी आ सका है तुम्हारी? % भी आ सका है क्या? वाटर के एडिशन से, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूले से समझो ना। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अल्फा का फॉर्मूला भैया √k/c, C का फॉर्मूला भैया N/V। जब किसी कंटेनर के अंदर आप पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मान लो आपने इनफाइनाइट वॉल्यूम मिला दिया, इनफाइनाइट बहुत सारा वॉल्यूम मिला दिया, बहुत सारा पानी मिला दिया, ठीक, तो कंसंट्रेशन लगभग 0 हो जाएगी। और कंसंट्रेशन जब लगभग 0 हो जाएगी तो अल्फा इनफाइनाइट हो जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन मुझे आप बताओ, अल्फा की वैल्यू इनफाइनाइट पॉसिबल है क्या? अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो सकती है ना भाई। आपकी परसेंटेज
क्या इनफाइनाइट परसेंटेज आ सकती है क्या अनन्या तुम्हारी? कि अनन्या ने नीट के अंदर इनफाइनाइट परसेंटेज हासिल कर ली भाई? बताओ भाई। अनन्या कह रही है हाँ सर आ सकती है, मैं ला सकती हूँ इनफाइनाइट परसेंटेज, हमारे यहाँ होता है, आपके नहीं होता हो, आपके यहाँ नहीं होता होगा, मैं ला सकती हूँ इनफाइनाइट परसेंटेज ला सकती हूँ मैं। भाई कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो, ऐसे चुपचाप रहोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, अल्फा बराबर 1 का मतलब ये है कि 100% डिसोसिएट होगा भाई। भाई अल्फा अगर इनफाइनाइट है तो उसका कोई लॉजिक थोड़ी ना है। अल्फा इनफाइनाइट तो सिर्फ आपको अल्फा सिर्फ आपको इतना इंडिकेट कर रहा है कि अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी कि 100%, और 100% अल्फा मतलब 1, इतना बात है। ठीक है जी, चले अब बताओ अनन्या क्या कहते हो, क्लियर है या नहीं हिसाब किताब? अब बताओ हिसाब किताब क्लियर है कि नहीं, मामला क्लियर है या नहीं? टेम्परेचर पढ़ लो, फिर कॉमन आयन इफेक्ट कल पढ़ाऊंगा ना। टेम्परेचर पढ़ लो। टेम्परेचर क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, जब भी किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो टूटेगी, याद है, अल्फा बढ़ जाएगा, बस खत्म। टेम्परेचर का इफेक्ट तो कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, टेम्परेचर का इफेक्ट तो कुछ समझना नहीं है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी ज्यादा टूटेगा, अल्फा बढ़ेगा, बस टेम्परेचर का इफेक्ट ये हो गया। कॉमन आयन इफेक्ट मैं कल पढ़ा दूंगा आपको। इतना बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। बताओ जी, अनन्या, स्पंदन, दीपांशु, वरुण, साक्षी, कोई क्लियर कोई दिक्कत हो तो बता दो कि साक्षी के बताओ भाई। कंसंट्रेशन वाला रिपीट कर दीजिए, कंसंट्रेशन वाला फिर लो, फिर कंसंट्रेशन, सॉरी, अल्फा, डिग्री ऑफ डिफ्यूजन अल्फा इज इक्वल्स टू √k/c, कंसंट्रेशन C इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर किसी चीज के अंदर आपने इनफाइनाइट पानी मिला दिया तो वॉल्यूम आपने इनफाइनाइट कर दिया लगभग, तो कंसंट्रेशन लगभग 0 हो जाएगी, 0, और कंसंट्रेशन लगभग 0 हो जाएगी तो अल्फा इनफाइनाइट हो जाएगा, और अल्फा इनफाइनाइट का मतलब अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू, और अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 1। यानी कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर आपने दुनिया भर का पानी मिला दिया तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। बस ये कितना चीज है। अगर आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट आप चाहते हो कि स्ट्रॉन्ग बने तो पानी मिला दो दुनिया भर का, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय गया। सही है जी। चलें जी, आज इतनी कर लें क्लास, कल मिलते हैं, है ना। चलो कल फिर मैं खींचूंगा कम से कम 1.5-2 घंटे क्लास, कल फिर खींचूंगा ना, कल 1.5-2 घंटे क्लास खींचूंगा, ठीक है। 19-20 में आप छुट्टी, 19-20-21 छुट्टी मान लो, और अगर मेरा मन कर रहा है छोटी सी क्लास ले लूंगा ना, 19-20 में भी कोशिश करूंगा आपकी छुट्टी ना हो, एक छोटी क्लास ले ली जाए, है ना भाई। मैं मोबाइल पे लेने की कोशिश कर लूंगा 19-20-21 में, अगर होगी तो मैं बता दूंगा ना। कल तो होनी है, कल तो बड़ी क्लास होगी 1.5-2 घंटे की। कल मिलते हैं भाई।